प्यारे बच्चों, यहां पर 27 ड्रॉप्स मिलकर अगर एक बड़ा ड्रॉप बना रहा और एक एक ड्रॉप का पोटेंशियल 220 वोल्ट्स है, तो पोटेंशियल ऑफ ए बिगर ड्रॉप क्या है? ओके, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए बिगर ड्रॉप? ये हमारा क्वेश्चन है। इसका लेंथी सॉल्यूशन आप देखो, कितना बड़ा सॉल्यूशन है, टाइम कितना लगेगा, आप सोच लो, गौर से सोचो। तो हमारे पास एक सिंपल सॉल्यूशन है, potential of a bigger drop is equal to n power 2/3 times of potential of a smaller drop. So potential of a bigger drop, n मतलब कितना? 27 drops. 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 क्यूब लिख सकते हैं ना? So 3 क्यूब डालो यहां पर into 2/3 potential of a smaller drop क्या हो गया? 220 दे दिया यहां पर, ओके, दे दिया। तो ये 3 चलेगा, 3 is 9 into 220 अगर करेंगे तो आपको कितना आएगा? 1980 वोल्ट्स। ये आपका आंसर है। That's it. प्यारे बच्चों, इतना लेंथी मेथड क्या है यार, दिमाग खराब हो जाएगा, टाइम भी चले जाएगा। मगर बड़ी रिसर्च के बाद एक छोटा सा फॉर्मूला हमने डिकोड किया है जिसको अप्लाई करके आपका आंसर सेकंड्स में आ सकता है। एक बड़ा डिस्क जिसका रेडियस कैपलर है, उसमें से छोटा डिस्क जिसका रेडियस r/2 है, और वो जो डिस्क कितने डिस्टेंस पर है, यहां से एग्जैक्टली हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द बड़े डिस्क के पास से छोटा डिस्क को काट करके फेंक दिए, तो इसका सेंटर ऑफ मास पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वो कितना शिफ्ट होगा उसका सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला यहां पर रेडी है। तो बस इसको क्या करो, -r2 स्क्वायर r² 36 इंटू कितने डिस्टेंस पर कटा हुआ है, वो r/2 डिस्टेंस पर कटा हुआ है। r1 स्क्वायर -r2 स्क्वायर मतलब बड़ा रेडियस माइनस बड़ा स्मॉलर रेडियस, मतलब r² -r²/36। ठीक है, अब इसको क्या करो आप लोग, -r³ 36 इंटू 2 डाल दो, और नीचे ये क्या करो, 35r²/36। सो 36 गया, r² गया, 35 इंटू 2, इसका मतलब आपका आंसर होगा -r²/70, क्योंकि 35 इंटू 2 कितना होगा? 70। आ गया ना आंसर। प्यारे बच्चों, हम आपको शॉर्टकट बनाने का तरीका समझाएंगे और हर शॉर्टकट के पीछे का लॉजिक कैसा रहता है हम उसको समझाएंगे। मेरे शॉर्टकट सिर्फ बाय हार्ट करने के लिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है हम वो भी समझाएंगे। अभी देखो यहाँ पर एक सर्कल में से, एक बड़े वाले सर्कल में से छोटा सर्कल काट के फेंक दिए, ओके, और बड़ा वाला सर्कल का रेडियस कितना है? r। छोटे वाला सर्कल का रेडियस कितना है? r/6। और ये छोटा वाला सर्कल जो है ना, ये बड़े वाले सर्कल से कितने दूर पे है? एग्जैक्टली हाफ ऑफ द रेडियस के दूर पे है। अब यहां पर हम कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, ये हो गया 0, 0 और ये हो गया r/2, 0, r/2, 0, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब यहां पर देखो, मास ऑफ अ डिस्क का मतलब क्या है? मास इज नथिंग बट एरिया इनटू डेंसिटी। ओके, एरिया का मतलब πr² इनटू रो। इसका मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। मास के प्लेस में हम रेडियस स्क्वायर भी ले सकते। तो यहां पर देखो, ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, मगर शिफ्ट है ना, छोटा सा टुकड़ा काट के फेंक देंगे तो फिर सेंटर ऑफ मास जो है ना पीछे की तरफ शिफ्ट होगा थोड़ा। वो कैसा होगा? ये सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला में से प्लस को हटा के माइनस डाल देना है यहाँ पर। ओके, तो यहां पर देख लो, x1 0 है तो ये पार्ट उड़ जाएगा। और मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r² बोल के बोल रहे ना, x शिफ्ट का मतलब क्या है? -m2। m2 के प्लेस में हम डालेंगे r² x2 मतलब क्या है? ये वाला डिस्टेंस, यहाँ कितने दूर पे? यहाँ पर r/2। ओके, तो यहां पर डालेंगे r/2। ओके, तो m1 - m2 का मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस स्क्वायर है ना, तो ये हो गया r/2। ओके, तो ये r/2 ले सकते, स्मॉलर ले लो, कैपिटल कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। m1 - m2 मतलब r1 स्क्वायर -r2 स्क्वायर। r2 क्या है? r/6 है। ओके, तो r/6 मतलब r1 आके r है, और r2 क्या है? r/6 होल स्क्वायर, मतलब इट्स गोइंग टू बी r²/36, और सबके सब कैपिटल ले लो, r2। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर x शिफ्ट क्या होने वाला है? सो -r2 स्क्वायर मतलब r/6 होल स्क्वायर, तो r²/36 इंटू r/2, और ये r² -r²/36, ये क्या आएगा आपको? आप एलसीएम करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? 35r² / 36 बचेगा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? 36 को डायरेक्टली काट सकते हैं, और r² को डायरेक्टली काट सकते हैं। अब ये बचा क्या? r/2 है, ये r/2 है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? माइनस रहेगा r/2 इंटू 35 इज गोइंग टू बी 70। ओके, तो ये हो गया आपका शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये क्या है? ये सेंटर से इतना दूर तक शिफ्ट होगा, विच इज नथिंग बट r/70। ओके, लेफ्ट साइड आएगा सेंटर ऑफ मास, यहां से पीछे की तरफ हट जाएगा।
माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको समझाएंगे एक चार्ज अगर क्यूब में रखें तो फिर उसके वजह से कितना फ्लक्स फॉर्म होगा। तो टोटल फ्लक्स क्या है, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस लॉ का थ्योरम है। ओके, अब अगर चार्ज मिडिल में है तो फिर एक एक फेस की वजह से कितना फ्लक्स होगा। एक फेस यानी कि पूरे कितने फेसेस, यहां पर 6 फेसेस है क्यूब के अंदर, तो इसलिए एक एक फेस की वजह से जो फ्लक्स फॉर्म होगा वो कितना होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर चार्ज मिडिल में है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर एक एक फेस का अगर फ्लक्स मालूम करना है तो क्या होगा, ये टोटल फ्लक्स को हम कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपको फ्लक्स बिकॉज ऑफ ए सिंगल फेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, क्यू नेट जो भी है उसको डिवाइड बाय 6 करना है। अब देखो, अगर फ्लक्स एक फेस पे अगर रख दिए तो हमको कवर करने के लिए और एक क्यूब की जरूरत पड़ती। ठीक है, अगर हम इसको फ्लक्स मालूम करना है तो इस फेस को कवर करने के लिए और एक क्यूब की जरूरत पड़ेगी। वो क्यूब आकर इस चार्ज को कवर करेगा, वो क्यूब आकर इस चार्ज को कवर करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर टोटली कितने फेसेस है, यहां पर अच्छी तरह से देख लो, आप काउंट कर लो और बता दो एक एक फेस की वजह से कितना होगा। एक क्यूब की वजह से जो फ्लक्स फॉर्म होगा वो फ्लक्स नेट बाई ये जो भी वैल्यू है उसका आधा, एक एक क्यूब की वजह से आधा फॉर्म होगा। ठीक है, आधा फ्लक्स बिकॉज ऑफ सिंगल क्यूब इज हाफ, क्योंकि ये जो सिंगल चार्ज है दोनों क्यूब्स में डिवाइड हो रहा, इसलिए एक क्यूब का अगर लिए तो बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर चार्ज किसी एड्ज पे है तो इसको कवर करने के लिए कितने फेसेस होना चाहिए, अभी देखो पूरे के पूरे 4 फेसेस आ गए। ओके, ऐसे कितने क्यूब्स होना चाहिए, 4 क्यूब्स होना चाहिए, तो 4 के 4 क्यूब्स आ गए। अब एक क्यूब की वजह से जो फ्लक्स है वो क्या है, डिवाइड बाई 4। ठीक है, टोटल अगर इतना है तो एक अगर क्यूब के एड्ज पर अगर रखे, एक एक क्यूब की वजह से कितना होगा, क्योंकि फ्लक्स जो है पूरे 4 क्यूब्स में डिवाइड होगा, एक क्यूब की वजह से बाई 4 होगा, डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसका आ गया हमारे पास सोल्यूशन। एक एक फेस को अगर काउंट करेंगे तो कितने फेसेस है मालूम आप लोगों को, 4 के एक एक के 4 फेसेस, मतलब 4 4 या 16 फेसेस होगी, तो एक फेस का कितना होगा, फ्लक्स बाई 16 करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर चार्ज किसी क्यूब के कॉर्नर में अगर है तो इसको कवर करने के लिए कितने क्यूब्स होना चाहिए, पूरे के पूरे क्यूब्स कितने हैं देख लो यहां पर, 1 2 3 4 5 6 8 क्यूब्स होना चाहिए। इस एड्ज को कवर करने के लिए 8 क्यूब्स होना चाहिए, तो एक एक क्यूब की वजह से कितना है, बाई 8, जो भी वैल्यू टोटल है उसका बाई 8। ओके, अगर फेसेस देख लो तो पूरे फेसेस कितने मालूम, 24 फेसेस आएंगे इसके, एक एक क्यूब के 24 फेसेस हम लेना चाहिए, तो बाई 24 करना चाहिए यहां पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इतना मुश्किल पुलीज एंड ब्लॉक्स के प्रॉब्लमों को सलवटों में किस तरह सॉल्व करें हम आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे। यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ ए टोटल सिस्टम मालूम करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला विदाउट यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम, नेट फोर्स बाय नेट मास। अब यहां पर नेट फोर्स 0 है, यहां पर भी नेट फोर्स 0 है, क्योंकि दीज आर रेस्टिंग। ग्रेविटी इस पर काम नहीं करेगा, ग्रेविटी सिर्फ इसी पर काम करेगा, 2 kg के ऊपर। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट, नेट फोर्स का मतलब क्या है, ये this is nothing but 2g sin 30. okay, so 20 into 1 by 2. ठीक है, so it's nothing but 10. so 10 इस पर काम करेगा, we write 10 here. और net mass if you observe, ये पूरे तीनों के 3 masses को ऐड करेंगे, it's going to be 14. so your acceleration is 5/7 meters per second. तो ये हो गया आपका शॉर्टकट फॉर्मूला। इतने कॉम्प्लेक्स ब्लॉक्स को सिर्फ इतना सिंपल फॉर्मूला। अब हमको मालूम करना है टेंशन T1। सो टेंशन T1 क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, और ये वाला मास क्या है, यहां पर जो टेंशन काम कर रहा है सिर्फ इस पर अगर काम कर रहा है तो इट्स गोइंग टू बी 8 into 5/7, सो 40 डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया टेंशन। अब ये टेंशन T2 मालूम करने का फॉर्मूला है, ये जो है इट इज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, सो वी विल राइट m into g sin 30 minus a। ओके, ये हो गया इसका शॉर्टकट फॉर्मूला। तो T2 इज नथिंग बट m का मतलब 2, g मतलब 10, sin 30 मतलब 1/2 माइनस ये कितना हो गया यहां पर, ये इज नथिंग बट 5/7। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 2 into 5 minus 5/7, ओके, सो 35 30/7 which is nothing but 60/7 आपका आंसर हो गया, 60/7 न्यूटन्स T2, और T1 40/7 और एक्सेलरेशन 5/7। सच अ सिंपल शॉर्टकट मेथड। स्क्रॉल मत करो, बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक मैं समझाने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो, इतना बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर मैं एक ही स्टेप में कर दूं तो इंशाल्लाह चौंक जाएंगे आप लोग। देखो, इतना बड़ा प्रॉब्लम जिसके सारे के सारे मासेस सेम है, मल्टीपल पुलीज एंड ब्लॉक्स का प्रॉब्लम है। अब जानते हैं इसका एक्सेलरेशन क्या है मालूम, एक्सेलरेशन क्या है, सबसे पहले ये 2 मासेस अगर ले लो
तो ये दोनों मासेस के वेट को न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन काउंटर बैलेंस कर रहा है, तो ये दो मासेस नहीं लेंगे हम। और ये भी sin 30, ये भी sin 30, मगर ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा, तो ये भी काउंटर बैलेंस हो जाएंगे। तो बचा क्या? सिर्फ ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स बाय नेट मास। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है? mg, और नेट मासेस कितने हैं पूरे के पूरे? 5m। तो कैंसिल, तो आपका आंसर हो जाएगा g/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स इट। प्यारे बच्चों, फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता सर, जीरो, बेसिक्स भी नहीं है सर। इस तरह के प्रॉब्लम्स देखा तो मैं छोड़ ही देता हूँ, करिताइश नहीं। ऐसे लोग भी आज से करना शुरू करेंगे और ऐसे पागल बन के करेंगे कि घर में बोलेंगे आपके पेरेंट्स, बेटा सो जा, मत कर बेटा सो जा, तबीयत खराब हो जाती, सुबह कर लेते, बोलते नहीं मम्मी अभी करके सोऊंगा बोल के बोलेंगे आप। इस तरह से सिंपल मज़ेदार टेक्निक्स बोलता हूँ। अभी देखो यहाँ पर 20 है ना, ये 10 और ये 30, तो ये वाला ज़्यादा वजन हो गया ना, ज़्यादा वेट ज़्यादा हो गया, तो ये वाले नीचे जाएंगे और ये वाले ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब ये वाला एक्सेलरेशन हमको मालूम करना है। एक्सेलरेशन का मतलब नेट फोर्स बाय नेट मास, क्योंकि F इज इक्वल टू एम, ये है, ये तो जनरल फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम, ये आपको सबको मालूम है। ये इज इक्वल टू F बाई एम, F नेट बाई एम नेट। यहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा देख लो, यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा F इज इक्वल टू 10 + 30 क्या हो गया? 40 इंटू जी मतलब 400 न्यूटन। समझ में आई बात? इस तरफ जो है ना 400 न्यूटन काम कर रहा, और यहाँ पर कितना फोर्स काम कर रहा देख लो आप लोग, 200 न्यूटन। 20 इंटू जी 200 न्यूटन हो गया। ओके, अब इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, ठीक है। तो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा अपने को। नेट फोर्स हो गया डिफरेंस, 400 - 200 क्या हो गया? 200 हो गया। नेट मास मतलब ब्लाइंडली आप तीनों मासेस को ऐड करते चले जाओ। 30 + 30 कितना हो गया? 60। ये 20 और 60 हो गया ना। तो सो ये क्या हो रहा? 10/3। सो एक्सेलरेशन आ गया ना, 10/3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब देखो ये वाला टेंशन T1 अलग है और ये T2 वाला टेंशन अलग है। यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग हो गया ना, यहां से यहां तक एक थ्रेड हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया, तो ये टेंशन अलग होगा। जब मास दूसरा हो गया ना, यहां तक कट हो गया, दूसरी रस्सी आ गई, दूसरा थ्रेड आ गया, तो फिर टेंशन भी चेंज होता। ये वाला टेंशन अलग, ये वाला टेंशन अलग। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह T1 मालूम करना है। T1 मालूम करना किस तरह है, ये T1 नीचे की तरफ आ रहा ना, तो जब भी कोई चीज नीचे की तरफ आती तो m इज इक्वल टू g-1 डाल दो, ठीक है। क्योंकि डोल रस्सी को नीचे की तरफ छोड़ेंगे ना तो आपका वजन कुछ नहीं रहेगा, टेंशन कम होगा ना। अब आप सोच लो किसी रस्सी को ऊपर की तरफ खींचना मुश्किल है या नीचे की तरफ छोड़ना मुश्किल है। खींचने के लिए बहुत ताकत होना, मतलब टेंशन ज्यादा होना, और छोड़ने के लिए टेंशन कम होना। जब छोड़ रहे हैं तो कम होना, तो डिफरेंस करो, बस इतना सा फंडा है। मास कितना है इधर? 30 इंटू 10 - ये 10 - 10/3, कैलकुलेट करो जो भी आता वो आंसर। अब T2 मतलब ये ले लो, इसको लेते ना, इसका T2 लेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता, दो मासेस को लेना पड़ता। इसलिए मैं क्या बोलूँ, यहाँ का ले लो, यहाँ पर एक ही मास है ना, काम को आसान कर देंगे T2। और ये वाला ऊपर जा रहा, किसी चीज को ऊपर खींच रहे तो टेंशन बढ़ जाता। खींचना आसान है वजनदार चीज को, या छोड़ना आसान है? देख लो, खींचना यानी ऊपर की तरफ खींचना बहुत मुश्किल, टेंशन ज्यादा लगता। तो क्या करना, यहाँ पर ऐड करना, यहाँ पर क्या करना, m × g + a डालना, ऐड होता, टेंशन ज्यादा होता ऊपर खींचने वाली चीज। तो ये हो गया 20 और g क्या हो रहा है? 10 + 10/3। समझ में आ रही ना भाई? और इसको कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आ रहा है वो भी वही आंसर है। अब इससे आसान क्या है? फिजिक्स इससे मुश्किल है क्या? इतना आसान सब्जेक्ट को इतना घबरा जाए आप लोग, इतना परेशान है, पूरा इंडिया परेशान है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है पूरे इंडिया के 25 लाख बच्चों तक ये मेथड्स किस तरह पहुंचना, ये मैं सोच के परेशान हूँ कि बच्चे जितने भी इंडिया के हैं सबकी परेशानी खत्म करना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स इतना आसान सब्जेक्ट है। थैंक यू। आप भी अगर कोई दोस्त को हेल्प करना चाह रहे तो मेरा चैनल को अगर मैं नहीं बताए तो भी चलता, आप सीख के उसको समझा दो। मेरा चैनल अगर स्प्रेड नहीं करना चाहे तो मत करो, मगर ये सीखो, उसको समझा के उसके दर्द को, उसके तकलीफ को कम कर दो। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, ये मल्टीपल पुली एंड ब्लॉक्स का प्रॉब्लम है। जनरली हम लोग क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स यूज करके सॉल्व करते हैं ताकि हमको इन दोनों के बीच का एक्सेलरेशन का रिलेशन मालूम हो जाए। ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता मेरे को, मैं आप लोगों को आसान करने के लिए आया हूं कि इसके बगैर कोई और मेथड है क्या, है ना। अपन क्या करना है यहाँ पर मालूम आप लोगों को, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, सिग्मा TA इज इक्वल टू कांस्टेंट हम यूज कर सकते हैं ये स्मॉल कॉन्सेप्ट को। अब देखो यहाँ पर ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा। अब इसको हम टेंशन T ले लेंगे, यहां पर भी टेंशन T, ये पूरा एक ही थ्रेड है तो इसलिए ये भी टेंशन T, ये दोनों टेंशन मिलकर यहां पर टेंशन 2T हो जाएगा।
तो टेंशन इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक ही टेंशन T है और इसका एक्सेलरेशन क्या है A1, और यहां पर दो टेंशन है 2T और इसका एक्सेलरेशन क्या है A2, ठीक है, A2 डाल देंगे। अब टेंशन T कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, A1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A2। ये आपका छोटा सा शॉर्टकट मेथड, ये सॉल्यूशन लाने के लिए। प्यारे दोस्तों, जनरली इस तरह के ब्लॉक और वेड्ज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम यूज करके इतना सारा मेथड करने के बाद लास्ट में जो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/10 आएगा, मगर कितना टाइम आपका वेस्ट होएगा आप सोच लीजिए। हमारे पास एक ही सिंगल स्टेप फॉर्मूला यहाँ पर, वो सिंगल स्टेप फॉर्मूला क्या है यहाँ पर देख लो आप लोग, 1 kg और 1 kg, यहाँ पर एंगल ज्यादा होने की वजह से नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन से, हमको एक्सेलरेशन होना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाय नेट मास यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है mg sin 45, यहाँ पर m 1 kg होने की वजह से g 53 इज नथिंग बट 4/5, यहाँ पर mg sin 37 काम करेगा, दैट इज 37 मतलब 3/5, ओके 3/5g, तो यहाँ पर 4g/5, यहाँ पर 3g/5 काम करेगा। तो हम इनका डिफरेंस ले लेंगे तो डायरेक्ट आपको स्टेप आंसर आ जाएगा। सो विच इज नथिंग बट 4g/5 माइनस 3g/5 डिवाइडेड बाय नेट मास, मतलब दोनों का मास ऐड कर दो तो 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, विच इज नथिंग बट g/5 होल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना, तो क्या होगा g/10 आएगा। सिर्फ एक ही स्टेप के अंदर हमारा आंसर तैयार है। ये सारे फ्री बॉडी डायग्राम्स की हमको जरूरत ही नहीं है, जिनसे लॉट ऑफ टाइम। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, अभी हम टेंशन मालूम करने का सबसे आसान और सटीक फॉर्मूला जो कि आप कहीं भी ना सुने होंगे ना देखे होंगे, इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अब ये जो है सिस्टम, दोनों सेम एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, ठीक है। एक्सेलरेशन दोनों का सेम रहने की वजह से एक्सेलरेशन निकाल दो और टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रख दो, ठीक है। अब ये वाला टेंशन सिर्फ ये वाले मास को खींच रहा है और ये वाला टेंशन दोनों मासेस को खींच रहा है, तो ये वाला टेंशन के आगे ये वाला मास डाल दो और ये वाला टेंशन जो पूरे दोनों मासेस को खींच रहा है, दोनों का ऐड करके डाल दो यहां पर, ओके। 9 1 जा 9 6 जा, तो 6 3 जा 18 हो गया आपका टेंशन। ये सबसे आसान और सटीक फॉर्मूला। थैंक यू। My dear students, today I'm going to discuss one interesting thing with you. Long back I have bought one shortcut solutions book, and in that book I got this solution which is given here. There is a shortcut solutions from that book. It's no doubt a wonderful shortcut solution, but I have done experiment from my side that can there be any other shortcut which is easier than this shortcut, which will give you only one step solution for the problem in which there is a wedge and there are two blocks of same mass as 2 kg and 2 kg. Then after doing a lot of research, I have created one shortcut which is not at all difficult to even remember or by heart. Nothing else here. So here the shortcut gives that you have to find out what is the tension in the string given in the wedge having different angles 30 and 60 degrees, but the masses are same here. So what is this solution representing here? This is reduced mass. What is the meaning of reduced mass? Is nothing but the product of the masses into sum of the masses, that is 2 into 2 by 2 plus 2, which is nothing but 1 here. So instead of reduced mass, you'll be writing 1, and g is nothing but 10. Sin theta 1 is nothing but sin 30, we can write 1 by 2, and sin theta 2 is nothing but sin 60, which can be written as root 3 by 2 here. So this is nothing but 10. 2 cut just come out here, 1 plus root 3, okay. So it's nothing but 5 here, so 5. So 1 plus 1.732, because root 3 is nothing but 1.732. Finally beginning, 5 into 2.732, okay. 5, because 1 plus 1.732 is nothing but 2.732. If you just take a calculator and multiply this, you are going to get the exact solution which this method in that book is given. So you just select which is going to be the better one for you to solve the problem in just fraction of seconds in that situation where you are feeling high tension, high pressure during the examination. And this type of shortcuts are going to save you a lot of your time. Thank you. प्यारे दोस्तों, एक मजे की बात बताने वाला हूं मैं आपको। 4-5 साल पहले मुझे एक बुक मिली थी शॉर्टकट्स के लिए। अब इसके अंदर का शॉर्टकट मैं देखा कि इस क्वेश्चन का जो है ये वाला शॉर्टकट दिया, इतना बड़ा शॉर्टकट। बेशक ये तो शॉर्टकट है, मगर शॉर्टकट्स बनाते 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 अल्लाह के एहसान से दिमाग इतना इंप्रूव हो गया कि इस शॉर्टकट का भी शॉर्टकट बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस शॉर्टकट का भी शॉर्टकट में बनाया। अब देखो, टेंशन मालूम करने के लिए पहले एक्सेलरेशन मालूम करा, फिर उसके बाद टेंशन मालूम करा। मगर हमारे पास एक चौका देने वाला फॉर्मूला है जो बहुत सारे रिसर्च के बाद हमने बनाया है। तो सबसे पहले क्या करना है मालूम आप लोगों को, रिड्यूस्ड मास मालूम करना है। रिड्यूस्ड मास मतलब क्या?
अब यहां पर देख लो, यहां पर एक 2 kg है और यहां पर भी एक 2 kg वाले मासेस है, ठीक है। तो 2 kg और 2 kg का रेड्यूस्ड मास क्या है मालूम? रेड्यूस्ड मास का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ओके, 2 into 2 by 2 plus 2, ओके, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस बाय सम ऑफ द मासेस को रेड्यूस्ड मास बोलते हैं फिजिक्स के अंदर। तो हमने क्या किया, इसका जो रिजल्ट है 1 kg है, तो रेड्यूस्ड मास डाल दिया, फिर उसका 10 डाल दिया, फिर sin थीटा 1 मतलब sin 30, sin 30 का मतलब 1/2, sin 60, फिर इसका sin 60, इसका मतलब 1/2 और ये √3/2। फिर हमने क्या किया, 10, 2 को कॉमन कर दिया और 1 प्लस √3 डाल दिया, तो ये हो गया 5, सो ये 5 हो गया, प्लस 1 प्लस √3 मतलब 1 प्लस 1.732। तो हमने क्या किया, 5 into 2.732, इसको हमने कैलकुलेटर में करके देखा तो हमें एग्जैक्टली जो है 13.66 न्यूटन आ गया। क्या करें हम लोग, एक ही स्टेप में टेंशन मालूम करें, और इतने सारे, ये भी शॉर्टकट ही है, मगर शॉर्टकट ऑफ शॉर्टकट बोलते हैं इसको, शॉर्टकट में से भी और एक शॉर्टकट, अल्हम्दुलिल्लाह जहन दिया अल्लाह ताला, बनाते बनाते हमने शॉर्टकट बना दिया। इतना आसान शॉर्टकट्स मिलेंगे हमारे कोर्स के अंदर आपको। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, ये JEE 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखने में इतना कंफ्यूजिंग दिख रहा कि आप जो है क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे, मगर यहां पर इतना आसान है। मालूम आप लोगों को क्या पूछ रहा, व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू द मिडिल रेसिस्टर्स, यहां से कितना करंट पास हो रहा, कितना आसान है मालूम, जस्ट I इज इक्वल टू V टोटल V, क्योंकि सेपरेटली कनेक्टेड है तो V आके 8, और जो रेसिस्टेंस इसके अंदर से है 4 + 4 वो भी 8, सो आपका आंसर हो गया 1 एम्पियर। प्यारे दोस्तों, रॉकेट के पीछे का साइंस हमको मालूम है कि नीचे की तरफ जो है एक्शन और ऊपर की तरफ रिएक्शन। नीचे जो एक्शन है वो गैसेस की वजह से है, तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, तो मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मास ऑफ द गैसेस इज dm/dt, वेलोसिटी आके v, ऊपर जो है ना थ्रस्ट जो काम करेगा रॉकेट पे, वो उसके वेट प्लस उसके एक्सेलरेशन दोनों मिलाकर, मतलब m/g + a, अपने वेट को उठा के आगे जाना है उसको, एक्सेलरेशन ये से, तो एक्शन रिएक्शन को इक्वल बनाना है, और हमको मालूम करना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ गैसेस, रेट ऑफ गैसेस रिलीजिंग डाउनवर्ड्स, ये dm/dt मालूम करना है। सो हियर dm/dt इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कितना है यहां पर 500 दे दिया, विच इज इक्वल टू m/g + a, मास कितना है 1000 kg, मास 1000, और g + a, g मतलब 10, एक्सेलरेशन दे दिया 20, तो टोटली कितना हो गया 30। तो यहां पर 2 zeros कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5 2 जा, तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मास आएगा कितना, 60 kg/s, ठीक है। सो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, दैट्स इट, आसान। प्यारे दोस्तों, सब लोगों के दिमाग में एक गलत अंडरस्टैंडिंग है कि शॉर्टकट्स का मतलब बहुत सारे फॉर्मूलाज बाय हार्ट करना पड़ेगा, उसमें कोई लॉजिक नहीं होगा, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, शॉर्टकट्स वेस्ट है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, कंपटीशन बढ़ गया है और मेहनत करो। एक बात याद रखो, कंपटीशन बढ़ गया तो मेहनत नहीं करना, कंपटीशन जब बढ़ जाता है तो स्मार्ट वर्क को बढ़ाना है, हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क तो सब लोग करते हैं, गधे कैसे मेहनत करते हैं। और स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, कैपेसिटर्स का प्रॉब्लम, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर का परसेंटेज मालूम करो बोल रहा, और इतना लंबा प्रोसेस दिया। मैं आपको इसको बाईपास करने का एक तरीका बताऊंगा, बगैर कोई पेन उठाए के मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर है, दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, मतलब C1 C2 सेम है, मतलब ये भी C है ये भी C है, दोनों सेम है। सबसे पहले C1 जो है ना पोटेंशियल कनेक्टेड होगा, पोटेंशियल ऑफ बैटरी को कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे जो है ना, यहां से जो कैपेसिटर C1 है 100% एनर्जी ले लेगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है इधर, 100% एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा। मगर ये कनेक्शन को यहां पर से निकालकर जब कनेक्शन यहां पर दिया जाता, तो ये दोनों कैपेसिटर क्या करेंगे, दोनों की कैपेसिटी सेम है, इसलिए क्या करेंगे, ये दोनों आधा आधा डिवाइड कर लेंगे, 50% एंड 50% डिवाइड कर लेंगे। तो कितना परसेंटेज लॉस हुआ, 100 में से उसको 50% दे दिया तो 50% लॉस हो गया, तो आंसर 50% है। इतना आंसर लाने के लिए इतना बड़ा मेथड, टाइम वेस्ट, इसी को बोलते हैं लॉजिकल मेथड। शॉर्टकट का मतलब बाय हार्ट नहीं है, लॉजिक है, लॉजिक। प्यारे दोस्तों, हमारा हर शॉर्टकट बाईपास सर्जरी करेगा और आपको हार्ट अटैक से बचाएगा। अभी देखो आप लोग, ये वाला प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख लो आप बुक्स के अंदर, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। एक तो दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करके एनर्जी कम हो जाएगी और वक्त भी ज्यादा, टाइम खराब हो जाएगा। अब हम इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला है Q²/2C, ठीक है। अब देखो, ये वाला कैपेसिटर यहां पर कनेक्टेड है, तो सबसे पहले इसमें से 100% एनर्जी ये वाला कैपेसिटर अब्सॉर्ब करेगा।
फिर जब इस वाले कैपेसिटर को यहां पर कनेक्ट कर देंगे ना, तो दोनों 100% एनर्जी को बांटेंगे 1:3 रेशो में, क्योंकि C है तो फिर ये 3C है। वो किस तरह बांटेंगे, ये ले लेगा 1/4 और ये ले लेगा 3/4, ठीक है। तो 1:3 रेशो में ना पूरे 4 हिस्से है, C + 3C आके 4 हिस्से है, उसमें से 1/4 ये लेगा और 3/4 वो देगा। तो यहां पर ये वाले को कितना दे रहा, ठीक है, टोटल एनर्जी, तो इस वाले को कितना दे रहा वो हमको मालूम करना है। तो ऑलरेडी एनर्जी मालूम है, तो ये वाला 1/4 रखेगा, वो वाले को 1/4 वो 3/4 देगा। तो ये वाला कितना रखेगा, अभी इसका 1/4 रखेगा, इसका मतलब Q²/2C। आपका आंसर हो गया Q²/8C। आ गया ना आंसर, क्यों खामा इतना टेंशन। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, कैपेसिटर्स का सबसे कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम यहां पर, ओके, जिसका बुकिश सॉल्यूशन यहां पर दिया गया है, इतना बड़ा सॉल्यूशन आपको दिया गया है, इसको हम बाईपास करेंगे और आसान सॉल्यूशन हम आपको समझाएंगे। अब देखो यहां पर सबसे पहले ये कैपेसिटर जो है ना ईएमएफ से कनेक्टेड है, तो ईएमएफ से टोटल 100% एनर्जी ये लेगा। फिर इसको जो है इस यहां पर कनेक्ट करेंगे, तो ये 100% एनर्जी को दोनों कैपेसिटर से शेयर करेंगे, और ये C है या 3C है ना, ओके। तो ये कितना लेगा, ये लेगा 1/4, क्योंकि C + 3C 4C होगा, तो ये 1/4 लेगा, और ये कितना लेगा 3/4 लेगा। 100% में से ये 1/4 लेगा, ये 3/4 लेगा। और हमको मालूम है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, Q²/2C। उसमें से ये 3/4 लेगा, तो ये क्या होगा 3/4 टाइम्स ऑफ Q²/2C, तो ये क्या होगा 3/8C × Q², ठीक है। ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बताओ आप लोग, ये पसंद आया आपको, ये पसंद आया, अगर ये पसंद आया है तो हमारा कोर्स ले लो, सिर्फ 300 रुपए में 2500 शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको प्रूव करूंगा कि मेरे शॉर्टकट्स कैसा काम करते हैं। क्या शॉर्टकट्स को बाय हार्ट करना पड़ता है, क्या शॉर्टकट्स के पीछे कोई लॉजिक है नहीं, शॉर्टकट से फायदा क्या है, ये आपको मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। अब ये जो है कैपेसिटेंस का प्रॉब्लम है, अब ये बुक्स का सॉल्यूशन है। देखो आप लोग, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज करके इतना लंबा मेथड करते हैं। मैं आपको देखो बगैर पेन पेपर के सॉल्व करना बताऊंगा। देखो, तो सबसे पहले जो है ना, ये कैपेसिटर ये पोटेंशियल को कनेक्टेड है, तो इसमें से जो है ना 100% एनर्जी ये कैपेसिटर ले लेता है, 100% एनर्जी ले लेता है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो कनेक्शन है इसको देंगे। जब ये वाला कैपेसिटर का कनेक्शन इस वाले कैपेसिटर को हम देंगे, तब ये 100% को दोनों डिवाइड करेंगे। वो किस तरह डिवाइड करेंगे, ये 2:8 रेशियो में है ना, ये 2 माइक्रोफैराड्स है और ये 8 माइक्रोफैराड्स है। ये अपने पास 20% रखेगा और इसको जो है ना 80% देगा। 20% अपने पास रखे 80% देगा। हो गया आंसर। तो कितना परसेंटेज स्टोर करा और कितना परसेंटेज दे दिया बोल के पूछ रहा, कितना परसेंटेज दे दिया, 80% दे दिया। सो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। 80% लाने के लिए इतना सारा प्रोसेस करेंगे, कितना वक्त जाया होगा, कितना ब्रेन कंज्यूम होगा। अब दूसरे सब्जेक्ट्स क्या करेंगे आप लोग, बायोलॉजी कैसा करेंगे, केमिस्ट्री कैसा करेंगे, जबकि फिजिक्स पूरा खून चूस लेता आपका। तो हमको फिजिक्स का खून हमें चूसना है, वो हमें खून नहीं चूसने देना है, उसका खून हमें चूसेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, और जो बच्चे फिजिक्स में हार्ड वर्क करना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो से दूर रहिए। ये आपकी काम की चीज नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सब लोग जो है ना, ये लेंथी मेथड्स यूज करके आपका दिमाग और टाइम वेस्ट करेंगे। तो वो बच्चे कृपया आप चले जाइए, और वो बच्चे जो स्मार्ट वर्क करना चाहिए वो चाहते हैं वो रुक जाइए, क्योंकि मैं आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाऊंगा। अभी देखो यहां पर हमको मालूम करना क्या है, मास को इन टर्म्स ऑफ टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो मास को एंगुलर, ये सब हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mv × r, ठीक है, mv × r। अब यहां पर r है ना, r का मतलब लेंथ है, तो लेंथ को हम निकाल देंगे और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि लेंथ इज नथिंग बट वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, mv/r, r के प्लेस में मैं वेलोसिटी इनटू टाइम डाल दे रहा हूं, बस खत्म होता ही। ओके, तो r के प्लेस में l डाल रहा हूं, l के प्लेस में वेलोसिटी इनटू टाइम डाल दे रहा हूं। तो l = mv² × t। हमको क्या होना है, मास होना है, मास l वहीं पे लिख दो, वेलोसिटी उस तरफ जाएगा तो v⁻⁻2 बनेगा, t उस तरफ जाएगा तो t⁻⁻1 बनेगा। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर आ गया ना, t⁻⁻1, v⁻⁻2 और l⁻1, ठीक है। तो आपको स्मार्ट वर्क होना है या हार्ड वर्क होना है, डिसाइड करो, ठीक। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि फिजिक्स में कोई शॉर्टकट होता ही नहीं, फिजिक्स में तो मेहनत करना पड़ेगा। और वो लोग क्या करते हैं,
डायमेंशनल फॉर्मूलाज चैप्टर के अंदर इतना लंबा मेथड यूज करते हैं कि एनर्जी के डायमेंशंस को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एरिया और टाइम को रेज करते हैं, पावर्स को मालूम करके इतना बड़ा कैलकुलेशन करके अपना वक्त जाया करते हैं। हालांकि इसके लिए 30 सेकंड्स लगेंगे और मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा, मैं जो मेथड सॉल्व करूंगा उसके लिए 5 to 6 सेकंड्स लगेंगे, बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। अभी देख लो यहां पर एनर्जी पूछ रहा ना, तो एनर्जी पूछ रहा, एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv स्क्वायर बोल के डाल सकते हैं। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, फिर इसमें से हम mv को ज्वाइन करेंगे, v को रख देंगे। ओके, तो मोमेंटम इंटू वेलोसिटी, mv का मतलब मोमेंटम इंटू वेलोसिटी। अब यहां पर वेलोसिटी को क्या करके लिखेंगे अपन, वेलोसिटी को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर। एल का मतलब ये पावर 1/2, ये स्क्वायर इधर आए तो ये पावर 1/2 बनेगा। तो हम क्या करेंगे इसको, एनर्जी इज नथिंग बट P वैसे ही लिखेंगे, एल के प्लेस में लिखेंगे a पावर 1/2 और P को ऊपर चले जाएगा तो फिर P पावर -1 बनेगा। आ गया, 2-3 स्टेप के अंदर आपका आंसर आ गया। सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी आंसर। अब आप सोच लीजिए इस तरह करना है या डायमेंशनल फॉर्मूला लिखकर अपना वक्त जाया करना है, सोच लो। प्यारे बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम को डिफरेंट स्टाइल में सॉल्व करना और आसान अप्रोच को पकड़ना ये बहुत जरूरी है। अगर एक स्फेरिकल शेल है तो उसके अंदर पोटेंशियल कहीं भी जाओ सेम है, 120 वोल्ट्स बीच में भी होगा शेल के अंदर और पोटेंशियल सरफेस के ऊपर भी 120 होगा। मगर जैसे जैसे आप सरफेस से दूर चले जाएंगे पोटेंशियल कम होते जाएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, पोटेंशियल इज गोइंग टू बी V इज इक्वल टू K⁴R। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। पोटेंशियल आउटसाइड द सरफेस, मतलब यहां पर V2 क्या है मालूम नहीं है, मालूम करना है। सरफेस के ऊपर कितना है, V1 है, अंदर भी सेम, सरफेस के ऊपर भी सेम। सो V2 by V1 इज नथिंग बट R1 by R2, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन हुआ ना। तो V2 हमको मालूम करना है, V1 ऑन द सरफेस 120 है, R1 कितना है 10, R2 कितना है 15। सो 15 1 टाइम्स 15 8 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 80 वोल्ट्स। ये हो गया डिफरेंट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। थैंक यू। अच्छा देख लो लेंथी मेथड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और इसको हम बाईपास करके सिंपल शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर एक डाइपोल है जिसका मोमेंट P है, यहां पर 64 P है, दोनों का बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, वो छोटे वाले डाइपोल से, ठीक है। तो उसके लिए हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है। तो इसके अंदर जस्ट हम डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट x इज इक्वल टू d, d मतलब 25, ओके। और यहां पर क्यूब रूट ऑफ 64p डिवाइडेड बाई p प्लस 1, ठीक है। ये सारे चीजें 24 और क्यूब रूट ऑफ 64 इज नथिंग बट 4 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 5। सो 5 सेंटीमीटर आपका आंसर है। ये हो गया आपका सिंपल शॉर्टकट। प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इन 4 केसेस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है या नहीं है देख लो। ये सारे के सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है, थोड़ा स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है, मगर देखने की चीज ये है कि इन 4 केसेस के अंदर वर्क सेम है या डिफरेंट है वो जानना है। सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला है Q इंटू डेल्टा V। चार्ज तो सेम है, चेंज इन पोटेंशियल कितना है। यहां पर 4 केसेस के अंदर देख लो 10 से 40 तक, 10 से 40 तक, मतलब in all the cases potential difference is nothing but 40 minus 10 which is nothing but 30 volts। देख लो 4 केसेस के अंदर, as potential difference is same, charge is also constant, so work done is directly proportional to potential difference। अगर 4 केसेस के अंदर potential difference same है तो फिर work done is same in all the 4 cases। This is going to be your answer, that's it, thank you। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हम सुपर सिंपल वे में डिस्कस करेंगे। यहां पर एक सरफेस है जिसका वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब है और जिसका पोटेंशियल जो इसके अंदर पोटेंशियल 5 वोल्ट्स है। अगर पोटेंशियल 5 वोल्ट्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस रीजन के अंदर, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला माइनस dV बाई dr है और पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब माइनस d बाई dr ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। दैट्स इट। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी डी ऑप्शन। देखा सॉल्यूशन, इतना बड़ा सॉल्यूशन, कितना टाइम वेस्ट होगा जरा सोचो तो सही। देखो हमारे पास एक लॉजिक है, क्या सर इस लॉजिक से हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? जी हां, इस किस्म का हर प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, हम आपको प्रूफ बताएंगे। अभी देखो यहां पर पोटेंशियल ऑन शेल बी बोल के बोला, शेल बी मतलब दूसरा वाला शेल, ये वाला शेल पूछा।
तो ये वाला शेल के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब इसका रेडियस b है ना, वो नेगेटिव होना चाहिए। और नेगेटिव कहां कहां पर है, b, यहां पर भी b नेगेटिव है, यहां पर भी b नेगेटिव है, दो भी चांसेस है यहां पर। मगर हमको कहां पर पूछ रहा, पोटेंशियल b के ऊपर पूछ रहा। b के ऊपर मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस b है ना, तो डिनोमिनेटर में b होना चाहिए, डिनोमिनेटर में b होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ b होना चाहिए डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये सेकंड शेल है, एक तो नेगेटिव साइन b का और नीचे डिनोमिनेटर में भी b। सो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। My dear students, today I am going to discuss one interesting thing with you. Long back I have bought one shortcut solutions book, and in that book I got this solution which is given here. There is a shortcut solutions from that book. It's no doubt a wonderful shortcut solution, but I have done experiment from my side that can there be any other shortcut which is easier than this shortcut, which will give you only one step solution for the problem in which there is a wedge and there are two blocks of same mass as 2 kg and 2 kg. Then after doing a lot of research, I have created one shortcut which is not at all difficult to even remember or by heart. Nothing else here. So here the shortcut gives that you have to find out what is the tension in the string given in the wedge having different angles 30 and 60 degrees, but the masses are same here. So what is this solution representing here? This is reduced mass. What is the meaning of reduced mass? Is nothing but the product of the masses into sum of the masses, that is 2 into 2 by 2 plus 2, which is nothing but 1 here. So instead of reduced mass, you will be writing 1, and g is nothing but 10, sin theta 1 is nothing but sin 30, we can write 1 by 2, and sin theta 2 is nothing but sin 60, which can be written as root 3 by 2 here. So this is nothing but 10, 2 cut just come out here, 1 plus root 3, okay? So it's nothing but 5 here, so 5. So 1 plus 1.732, because root 3 is nothing but 1.732. Finally beginning, 5 into 2.732, okay? 5, because 1 plus 1.732 is nothing but 2.732. If you just take a calculator and multiply this, you are going to get the exact solution which this method in that book is given. So you just select which is going to be the better one for you to solve the problem in just fraction of seconds in that situation where you are feeling high tension, high pressure during the examination. And this type of shortcuts are going to save you a lot of your time. Thank you. Today I am going to discuss some magical shortcut formulas. आज के magical shortcut formulas क्या है? ये सेशन आपको नीट तक जाएगा. Today I am going to discuss some of the NEET previous questions and also JEE Mains previous year questions, so that it will help both of you. Okay, देखिए आज के क्या है मैजिकल फॉर्मुलेस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर जो है ना वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर है. क्या है इसके मैजिकल फॉर्मुलास अभी आप देखते हैं यहाँ पर. ये जो क्वेश्चन है ना नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके बाद JEE Mains का भी सेम मॉडल का क्वेश्चन हम समझेंगे. लेट अस गो अहेड नाउ. अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है मालूम आप लोगों को. इंटेंसिटी अगर पूछ रहा YDSC एक्सपेरिमेंट के अंदर या कोई भी एक्सपेरिमेंट के अंदर, इंटेंसिटी मैक्सिमम माइनस इंटेंसिटी मिनिमम बाय इंटेंसिटी मैक्सिमम प्लस इंटेंसिटी मिनिमम अगर पूछ रहा, तो हर मर्तबा इतना बड़ा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है. हर मर्तबा इतना बड़ा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है. हमारे पास एक मैजिकल फॉर्मूला है जो आपको बगैर सॉल्व करे के आप प्रॉब्लम कर सकते हैं. इसको याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, सलवोटो में याद रख सकते हैं. इतना बड़ा प्रोसेस करेंगे ना आप, जबरदस्ती से आपको 1 मिनट या 2 मिनट्स लग जाएंगे, बट हम आपको इतना आसान मेथड बताएंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा. लेट अस गो अहेड. वी विल डिस्कस अबाउट अ सिंपल शॉर्टकट. सो दिस इज टुडेस मैजिकल फॉर्मूला. ओके, तो यहां पर क्या है, यहां पर इंटेंसिटी रेशियो दे दिया. इंटेंसिटी रेशियो का मतलब n है वो. ओके, सो इंटेंसिटी रेशियो मतलब I1 by I2 इज इक्वल टू n दे दिया, रेशियो दे दिया. तो हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो गया, मैजिकल फॉर्मूला यही है. सो अगर रेशियो n है तो फिर आंसर क्या होगा, 2 रूट रेशियो मतलब 2 रूट n बाई 1 प्लस रेशियो. 1 प्लस रेशियो मतलब 1 प्लस n. आपका आंसर रेडी. नेक्स्ट ये हो गया JEE Mains का क्वेश्चन. यहां पर क्या दिया आप लोगों को रेशियो. व्हाट इज द रेशियो गिवन, रेशियो इज I1 by I2, इट इज गिवन एज 2x. देख लीजिए यहां पर क्या दिया, 2x दे दिया. ही हैज गिवन 2x. क्लास कितना आसान है, मजा आ रहा है यार, इतना मजा है फिजिक्स के अंदर, इतना मजा है. सो 2 रूट रेशियो का मतलब क्या है, 2 रूट 2x बाई 1 प्लस 2x. तैयार है आंसर. नीट स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है.
क्या आप चाहते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से पंगा ना ले, तो आप सही जगह पर है। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, प्रॉब्लम का इक्वेशन यहां पर दिया हुआ है v इज इक्वल टू दिस मच, ओके। और इसका देख लीजिए आप लोग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, यहां पर डिफरेंशिएशन इस्तेमाल किया। आप चाहते हैं कि मैं बगैर डिफरेंशिएशन के इसको करूं और आपको एकदम शॉकिंग आंसर आपको दूंगा मैं, आप देख लीजिए आप लोग। तो मैं क्या करा इसको, ये 1/2 है ना, इसको b स्क्वायर माइनस 180 डाल दिया, 16x उधर ही रख दिया। फिर उसके बाद मैं क्या करा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax डाल दिया। अब मैं इस 2a को इस 16 से कंपेयर करूंगा, 2a इज इक्वल टू माइनस 16, ये इज इक्वल टू माइनस 8। आपका आंसर आ गया। कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट कर दीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको एक अनोखा और डिफरेंट सोचना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोग पहले देख लीजिए कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर प्रॉब्लम अब अगर पढ़ेंगे ना, तो एक आदमी जो है कोई बॉडी को ऊपर से थ्रो कर रहा है, वो इस तरह गिर रही, उसका टाइम t है। और कोई बॉडी को जो है ना नीचे की तरफ थ्रो कर दे रहा, उसका टाइम क्या है, t2 है। और कोई बॉडी को इनिशियली ड्रॉप कर रहा, उसका टाइम क्या है, t3 है। तो यहाँ पर 3 सिचुएशंस है। एक तो क्या है, कोई बॉडी को ऊपर से थ्रो करना, वो टाइम t, और डायरेक्टली थ्रो करेंगे तो टाइम t2, एंड अगर इनिशियली ड्रॉप करेंगे तो टाइम t3। ये तीनों टाइम का रिलेशन मालूम करने के लिए बहुत सारा बड़ा मेथड इस्तेमाल करा, ये बहुत सारा टाइम इस्तेमाल खा जाएगा आप लोगों का। तो मैं आप लोगों को सिंपल शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, वो क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पर ये ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन देख लीजिए। मैं आपको डायमेंशनल फार्मूला यूज करके इसको करना सिखाऊंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशनल फार्मूला? यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, टाइम का मतलब कैपिटल टी, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम इंटू टाइम टी स्क्वायर, इसका मतलब टी इज इक्वल टू टी। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए टाइम टी, और यहाँ पर आप लोग क्या है, टी बाई टी, टाइम 2 भी है, कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं आ रहा। और यहाँ पर भी देख लीजिए आप लोग, टाइम क्या है, यहाँ पर 4 का डायमेंशन में रहता है टी स्क्वायर बाई टी, तो यहाँ पर रूट टी बचा। तो इस तरह अगर देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला के मुताबिक, तो सबसे पहला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा। इतना सोल्यूशन करने की क्या जरूरत है, थोड़ा अलग ढंग से सोचना सीखो ना भाई। तो मैं फिजिक्स आपके लिए खेल बन जाएगा, खेल। होप यू आर एंजॉयिंग। कौन मेडिकल स्टूडेंट चाहता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से प्रॉब्लम करे? कोई नहीं चाहता। वी कैन अवॉइड दैट वन। नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन, नो नीड ऑफ डिफरेंशिएशन, डायरेक्टली वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वी कैन अवॉइड ऑल दिस न्यूसेंस एंड नॉनसेंस। अब देखिए आप लोग, यहां पर जो इक्वेशन दिया है ना, ये इक्वेशन को इस्तेमाल करके डायरेक्टली विदाउट पेन पेपर सॉल्व कर सकते। कैसे? अभी देखिए, इक्वेशन में यहां पर लिख दिया, एंड आई एम कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, हाफ ए के प्लेस में -2 है, और ये क्या हो गया, -4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम को बगैर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के मेडिकल स्टूडेंट्स किस तरह कर सकते हैं, वो टेक्निक्स और वो चीट कोड्स मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले देख लीजिए प्रॉब्लम, और इसका इंटीग्रेशन मेथड भी देख लीजिए। मैं आपको बगैर इंटीग्रेशन के सॉल्व करना सिखा रहा हूं। यू कैन जस्ट सी द इक्वेशन। ये सारा प्रॉब्लम अच्छी तरह से पढ़ लीजिए आप लोग, मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय जस्ट दिस इक्वेशन, x इज इक्वल टू 70 प्लस 4t स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, इसको s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के साथ कंपेयर करता हूं। अभी देख लीजिए, यहां पर हाफ ए के पास क्या क्या चीज है, ये और ये। हाफ ए इज इक्वल टू 4, ये इज इक्वल टू 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया मेरा आंसर। होप यू हैव एंजॉयड। नीट स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है, आप लोगों को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बगैर प्रॉब्लम करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए सॉल्यूशन, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन यूज किया गया है, एंड आई विल डू द प्रॉब्लम विदाउट डिफरेंशिएशन। अभी देखो यहाँ पर, यू ऑल नो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो v इस तरफ रख दो, बाकी का उस तरफ भेज दो, एंड यू विल कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। ये इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर दिस इज 2a and here it is 24. Okay, so 2a is equal to 24, a is equal to 24 by 2, that is 12. Your answer is ready. So that is 12 is your answer. Thank you. प्यारे बच्चों, क्या आप चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े तरीकों से हम दूर हो जाए, आसानी से कोई भी प्रॉब्लम स्मार्टेस्ट पॉसिबल वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? यहां पर अब यहां पर देख लो, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा, जिसके अंदर ए बी सी का वैल्यू यहां पर पूछ रहा है। अब कॉमन सेंस यूज करो थोड़ा सा, तो हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा काइनेमेटिक्स के अंदर 2gh। हम जानते हैं 2 का कोई डायमेंशन नहीं, इसका मतलब बचा क्या यहां पर, gh। इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ g लैम्बडा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर लैम्बडा है, g है और रो है। इस फॉर्मूला के अंदर लैम्बडा है मगर रो है ही नहीं, तो इसका मतलब रो हम नहीं लेंगे। c के प्लेस में हो गया 0,
और g के ऊपर रूट है, लैम्डा के ऊपर भी रूट है, रूट का मतलब 1/2, इसका मतलब 1/2 0 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। इतना आसान है, क्यों हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के अपना टाइम वेस्ट करें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको एक इक्वेशन दे दिया और ये वैल्यूज मालूम करो बोल के बोल रहा। यहां पर क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी, एक घर के अंदर हर टर्म का क्वालिटी, हर टर्म का डायमेंशन पहले वाले टर्म के बराबर होता, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ होमोजेनिटी। अब यहां पर गौर करने की चीज ये है कि यहां पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं रहता, साइन थीटा का नहीं रहता और cos स्क्वायर थीटा भी नहीं रहता। तो हम क्या करेंगे, ये को कंपेयर करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, मतलब ये का डायमेंशनल फॉर्मूला यल हो गया, इसी तरह बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, यल हो गया, और सी टी स्क्वायर दिया ना, सी टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी यल के बराबर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यल के बराबर हो गया। तो इसका मतलब c इज गोइंग टू बी यल की पावर -2। उसी तरह d का डायमेंशन भी यल के बराबर। अब हर चीज का डायमेंशन आ गया, तो ये वाले टर्म्स को हम मालूम करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ये b c बाई डी। a का मतलब क्या है, यल, b का मतलब वो भी यल, और c का मतलब l की पावर -2, और d का मतलब यल, यल यल कैंसिल, तो l स्क्वायर टी पावर -2 हो गया इसका। प्यारे बच्चों, ये जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अंदर b/μ0 का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा। कितना मुश्किल है b का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना, कितना मुश्किल है μ0 का याद रखना। मगर हम थोड़ा हटके सोचेंगे तो फिर एक फॉर्मूला हमारे पास काम आने वाला है। वो फॉर्मूला है b = μ0 I/2r। ये फॉर्मूला मूविंग चार्जेस का फॉर्मूला अभी काम आने वाला है। अभी हम उसको क्या करेंगे, b/μ0 डालेंगे, I/r डालेंगे, 2 का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं रहता, बिकॉज वो नंबर है, न्यूमेरिकल है। तो I का मतलब ये और R का मतलब यल, इसका मतलब l पावर -1 एंड ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। प्यारे बच्चों, ये जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। और यहां पर देख लो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी, हर टर्म का डायमेंशन पहले वाले डायमेंशन से बराबर होगा। They will be having same dimensions. Each and every term is also having same dimensions. इसका मतलब अल्फा सिग्मा इज इक्वल टू बीटा लैम्बडा। ओके, अब यहां पर अल्फा बाई बीटा पूछ रहा, विच इज नथिंग बट लैम्बडा बाई सिग्मा। लैम्बडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज बाई लेंथ, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज बाई एरिया। सो चार्ज कैंसिल हो गया, एरिया बाई लेंथ बच गया, एरिया मतलब यल स्क्वायर, लेंथ मतलब यल। सो लास्ट में जो बचा वो डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ का मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस प्रॉब्लम को थोड़ा अलग ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस प्रॉब्लम के अंदर कैपेसिटेंस को जो है F बोल के दे रहा और चार्ज को C बोल के दे रहा, उतना सा डिफरेंस है बस। हम बगैर डायमेंशनल फॉर्मूला डाले के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आसान तरीके में। तो यहां पर सबसे पहले क्या है, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है, यहां पर कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। जनरली कैपेसिटेंस का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटेंस इज नथिंग बट Q/V। Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q/V। और यहां पर क्या है, V का मतलब वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज मींस W/Q। इसका मतलब C के प्लेस में क्या डालेंगे, Q²/W। ओके, अब यहां पर W का मतलब वर्क डन, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, ml² T पावर -2। इसका मतलब C का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो रहा, m ऊपर गया तो m पावर -1, L² ऊपर गया तो L पावर -2, T पावर -2 ऊपर गया तो T²। ओके, और Q² ऊपर ही रहेगा। ओके, तो यहां पर C के प्लेस में डालेंगे F, मतलब ये हो गया F। ओके, और Q के प्लेस में डालेंगे C, ये Q यहां पर डालेंगे C², m पावर -1 L पावर -2 T²। ओके, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है मेजरमेंट्स का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के अंदर जो है ना, एरर पहचानो बोल के बोल रहा हूं। तो किसका एरर पहचानना, वायर का एरर पहचाना। वायर का मतलब कैसा रहता, शेप उसका सिलेंडर का शेप, और उस वायर की डेंसिटी क्या रहती, यू शुड नो दैट डेंसिटी का मतलब मास बाई वॉल्यूम, और वायर का मतलब सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता, मास, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ। एरिया मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है πr², सो πr² इंटू यल, एरिया इंटू लेंथ हो गया। तो यहां पर एरर मालूम करने का तरीका आप सब लोगों को मालूम है, दैट इज डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज एरर पूछ रहा है। तो उसी तरह डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस उसी तरह 2 जो स्क्वायर दिया ना वो आगे आ जाएगा, तो फिर डेल्टा r बाई r इंटू 100 प्लस यल दिया ना, तो डेल्टा यल बाई यल इंटू 100। ओके, तो ये आ गया। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है बस, डेल्टा एम के पास ये जो एरर दिया ना वो सब्स्टिट्यूट करना है, एम के पास ये सब्स्टिट्यूट करना है, डेल्टा आर के पास जो एरर दिया वो सब्स्टिट्यूट करना है 0. और ये जो आर ये वैल्यू, और डेल्टा एल के पास ये जो है लेंथ का 0. ये सब्स्टिट्यूट करना है। ये सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो है ये वाला इक्वेशन आएगा। ओके, तो ये वाला इक्वेशन आएगा, समझे ना। तो ये वाले सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वाला इक्वेशन आएगा, और फाइनली अगर आप सॉल्व करेंगे तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 5%। ओके, तो आपका आंसर क्या है 5%। परसेंटेज एरर के अंदर 5% एरर बता रहा है। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर।
प्यारे बच्चों, ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस का सबसे आसान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। असल एक्चुअली लॉ ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है? लॉ ऑफ होमोजेनिटी का मतलब फर्स्ट टर्म का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, हर टर्म का वही डायमेंशनल फार्मूला होगा। और एक चीज याद रखने की क्या है, यहां पर टाइम को टाइम से ही ऐड करेंगे, लीटर को लीटर से ही ऐड करेंगे, मीटर को मीटर से ही ऐड करेंगे। टाइम को टाइम से ऐड कर रहे हैं मतलब सी का डायमेंशनल फार्मूला टाइम ही है। ओके, अब यहां पर देखो ये पूरा टर्म का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर है। इसका मतलब बीटी, ऊपर बीटी है ना, और नीचे क्या है? नीचे टाइम ही है। अभी मालूम करें, टाइम है, टाइम टी, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है? एल टी पावर -1। सो ये भी टाइम, ये भी टाइम। सो बी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ? एल टी पावर -1। और यहां पर ये टर्म और ये टर्म, दोनों टर्म्स का सेम डायमेंशनल फार्मूला होगा। ए टी पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू एल टी पावर -1 विच इज इक्वल टू वेलोसिटी। यहां पर ये इज इक्वल टू एल टी पावर -1, ये टी स्क्वायर उधर चले आया तो फिर एल टी पावर -3 हो जाएगा। हमको क्या पूछ रहा है? यहां पर तीनों का प्रोडक्ट पूछ रहा, इसका, इसका और इसका प्रोडक्ट पूछ रहा। तो एल टी पावर -3, एल टी पावर -1 और यहां पर टी है बस। सो टी टी कैंसिल हो जाएगा। एल स्क्वायर टी पावर -3, एल स्क्वायर टी पावर -3 मतलब फर्स्ट ऑप्शन है। ओके प्यारे बच्चों, इसका एक यूनिट पूछा गया, मगर इसको देखेंगे तो आपको कोई फेमिलियर फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा। मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एक फॉर्मूला है जो आप सबका फेमिलियर फॉर्मूला, ये हो गया उसका फॉर्मूला। अब इसमें से ये फॉर्मूला किस तरह लाना है? अभी देखो, इसमें से ई जो है ना, ई को अगर अलग कर देंगे तो बाकी की चीजों को अगर इस तरह भेज देंगे तो क्या होगा? 2i एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। इसका मतलब इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट दोनों बराबर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए? फोर्स बाय चार्ज। इसका मतलब फोर्स इज नथिंग बट न्यूटन पर कूलूम। तो ये हो गया उसका एग्जैक्ट यूनिट। समझ में आ रही बात? प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, हर प्रॉब्लम को डिफरेंट स्टाइल में सॉल्व करना और आसान तरीके में सॉल्व करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो लेट अस सी हियर नाउ, ये प्रॉब्लम दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस का, ठीक है। तो यहां पर देख लो, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी पूछ रहा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फोर्स को ले लेंगे। फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, इसमें से हम डायमेंशनल फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। हम कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे इधर, फिर भी सॉल्यूशन लाके बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, वॉल्यूम का मतलब एल क्यूब रो, एक्सेलरेशन का मतलब एल टी पावर -2, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू एल पावर 4 एंड टी पावर -2 एंड डेंसिटी। और यहां पर डेंसिटी पूछ रहा ना, मगर वेलोसिटी एंड टाइम है इधर। ओके, वेलोसिटी एंड टाइम है, तो यहां पर क्या करेंगे? लेंथ को वेलोसिटी इंटू टाइम बोल के लिख देंगे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी इंटू टाइम। Length also can be taken as velocity into time. V power 4, T power 4, T power -2 and rho. तो ये 4 and -2 चले जाएगा तो फिर यहां पर 2 आएगा। बस तुम्हारा आंसर तैयार है। डेंसिटी मालूम होना है, डेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स, वहीं पे रख दो। वेलोसिटी इस तरफ आएगा तो V पावर -4, T स्क्वायर इस तरफ आएगा तो T पावर -2। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, थोड़ा अगर जुगाड़ इस्तेमाल करोगे तो हर प्रॉब्लम के अंदर एक शॉर्टकट निकल के आएगा, तभी आप प्रॉब्लम्स को सेकंड्स में सॉल्व कर सकेंगे। अभी देखो यहां पर मैच दी फॉलोइंग है, सारे के सारे डायमेंशनल फार्मूला को मैच करने की जरूरत नहीं, ये एक डायमेंशनल फार्मूला काफी है। अभी देखो, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हर एक को नोटेड है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है? 4 है। m पावर -1 l क्यूब t पावर -2, ये तो सबको मालूम है। ये तो गन शॉट डायमेंशनल फार्मूला है। बस ये इज इक्वल टू 4, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी के ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 सिर्फ डी ऑप्शन का है, दूसरों का नहीं है। That's it. प्यारे बच्चों, टफ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला किस तरह मालूम करें? जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस है, इसका आसान तरीका यह है कि ऐसा फार्मूला चुनो जिसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस मौजूद है और दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के फार्मूला तुमको पता हो। जैसे कि एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ का कोई डायमेंशन है, इंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला आसानी से मालूम कर सकते हैं। जैसे कि इसको क्या करेंगे? ml स्क्वायर टी पावर -2 डाल देंगे। और सेल्फ इंडक्टेंस, करंट का सिंबल है ए स्क्वायर। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला एल का क्या है? m एल स्क्वायर टी पावर -2, ए को इस तरफ भेज दो, ए पावर -2 हो गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी टफ डायमेंशनल फॉर्मूला लाइक मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? एक ऐसा फॉर्मूला चुनो जिससे ये काम आसान हो जाए। जैसे कि इस केस के अंदर अगर हम F इज इक्वल टू BIL अगर चुन लिए इस फॉर्मूला को, तो इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन मालूम करना बहुत आसान है। देखो कैसे, जैसे कि B इज इक्वल टू F बाई IL।
F का मतलब ml t पावर -2, I का मतलब ये और L का मतलब L लिखा था. So B is going to become m t पावर -2 a पावर -1. इतना आसान मेथड है. प्यारे बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मालूम करने का सबसे आसान तरीका क्या है इसका डायमेंशन फॉर्मूला के लिए? तो ये बेस्ट फॉर्मूला है 6 नीटा आर वीटी. इसके अंदर नीटा है, ओके, 6 का कोई डायमेंशन नहीं. फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? ml t पावर -2, नीटा वैसे रख दो. एंड रेडियस क्या है? लेंथ है. एंड वेलोसिटी क्या है? lt पावर -1. ओके, तो इसमें से ll गेट्स कैंसिल हियर. नीटा को एक तरफ ले लो, बाकी के डायमेंशंस को इस तरफ भेज दो, m बचेगा l पावर -1. This -1 comes +1 becomes t power -1. ये हो गया suitable formula for coefficient of viscosity. So I think this is the correct answer. Thank you. प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने का सबसे फास्टेस्ट पॉसिबल मेथड क्या है? यहां पर L/RCV का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है. You all know, आपको मालूम है अल्टरनेटिंग करंट्स के अंदर L/R को टाइम पीरियड कहा जाता और CV का मतलब क्या है? चार्ज. Q इज इक्वल टू CV. CV को हम क्या लिख सकते हैं? करंट इनटू टाइम भी लिख सकते हैं. करंट इनटू टाइम भी लिख सकते हैं. करंट को हम AT बोल के लिख सकते हैं बिकॉज इट इज एम्पियर. सो AT. सो अभी यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ L/RCV. सो हियर L/R को हम क्या डालेंगे? T डालेंगे. ओके, R और CV को क्या डालेंगे? यू राइट AT. PT गेट्स कैंसिल. ये ऊपर आएगा तो ये पावर -1 ही आपका आंसर है. थैंक यू. तो लेटेस्ट नीट 2025 का क्वेश्चन है और मैं इसको पावर परसेंटेज टेक्निक यूज करके सॉल्व करूंगा जिसमें आपका ढेर सारा टाइम सेव होगा और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी. यहां पर पावर परसेंटेज टेक्निक का मतलब क्या है? यहां पर परसेंटेज एरर पूछ रहा है ना, तो पावर लेना है और परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सा टेक्निक है. यहां पर 3 into 1 is 3 और 2 into 3 is 6 एंड C का पावर 1 है, सो 1 into 2 is again 2 प्लस अगेन रूट D का मतलब पावर ऑफ 1/2. रूट का मतलब पावर ऑफ 1/2, सो 1/2 into 4 is again 2 हियर. ये सबको ऐड करो 13% आएगा. यही आपका आंसर है. दैट्स इट. अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सॉल्यूशन 20 सेकंड तो लग जाएंगे, मगर हम इसको 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे. अभी करना क्या है? टाइम पीरियड, टाइम का डायमेंशन मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ वर्क, वेलोसिटी एंड फोर्स. आसान है. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और फोर्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी टाइम, टाइम होना है ना, टाइम ले लो. वर्क, फोर्स को उस तरफ भेज दो f पावर -1, v को उस तरफ भेजो v पावर -1. आंसर तैयार है. क्यों खामखा इतना बड़ा सॉल्यूशन? नीट वालों, इसको आसानी के साथ करना सीखेंगे हम लोग. इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करो. यहां पर देख लो, 3rd सेकंड के अंदर कोई बॉडी 4 मीटर्स जा रही, 4th सेकंड के अंदर 5 मीटर्स जा रही, 5th सेकंड के अंदर 6 मीटर्स बॉडी ट्रैवल कर रहा, 6th सेकंड के अंदर 7 मीटर्स ट्रैवल कर रहा. इसका मतलब क्या है? इसकी वेलोसिटी क्या है? यहां पर देख लो, फर्स्ट पॉइंट के अंदर अगर देख लिए तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रहा है? 4 मीटर्स पर सेकंड है और यहां पर क्या है? 5 मीटर्स पर सेकंड हो गया. तो डिस्टेंस यहां पर देख लो, एक सेकंड के अंदर एक मीटर जो है बढ़ते चले आ रहा. मतलब फर्स्ट अगर ये u आकर 4 मीटर पर सेकंड समझे और v आकर 5 मीटर पर सेकंड समझे तो यहां पर क्या हो रहा? एक्सेलरेशन क्या होगा? और टाइम को देखो, यहां पर टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड का डिफरेंस है 4 में से 5. बस इतना करना है. v माइनस u बाई टी जनरल फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं हम इसको. अभी देख लो, यहां पर फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट के पास इतना है, इस पॉइंट के पास इतना है, तो v आके 5 माइनस 4 बाय टाइम डिफरेंस कितना है? 1. तो आपका आंसर हो गया 1 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नीट वालों, हम एरोप्लेन के मूवमेंट जो इस प्रॉब्लम में दिए गए उसको मेंसुरेशन के जरिए से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अब यहां पर देखो, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरोप्लेन. यहां पर 300, 400 और 1200 बोल के 3 वैल्यूज दे दिया. अगर हम स्ट्रक्चर को क्यूबॉइड के ऐसा इमेजिन करेंगे, समझेंगे कि एरोप्लेन सबसे पहले ए डायरेक्शन में जा रहा और कितना स्पीड से जा रहा, कितनी दूर चले जा रहा? 400 मीटर्स. ओके, उसके बाद एरोप्लेन जो है ना इस डायरेक्शन में आ रहा, ब्रेथ की तरफ. इसको समझो लेंथ, इसको समझो ब्रेथ कितना है? ब्रेथ हो गया 300 मीटर्स. और ऊपर की तरफ मतलब हाइट की तरफ एरोप्लेन ट्रैवल कर रहा, कितना? 1200 मीटर्स अगर ट्रैवल कर रहा तो फिर क्या हो गया? ये हो गया हाइट इज इक्वल टू 1200 मीटर्स. ओके, तो हमको मालूम करना क्या है? अभी डायगोनल मालूम करना है. ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया एंडिंग पॉइंट ऑफ एन एरोप्लेन. यहां से यहां तक इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल ऑफ एन एरोप्लेन बोल के बोलते हैं. तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? मेंसुरेशन के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो डायगोनल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर. एल स्क्वायर का मतलब 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर. तो हो गया डायगोनल कितना? ये हो गया
इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 1300 मीटर्स। नीट और जेई वालों, जब कभी एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम्स आते हैं तो ध्यान में रखना है कि प्रॉब्लम के अंदर अगर डिस्कशन ऐसा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस का डिस्कशन अगर है तो हम बोलेंगे डिस्टेंस एवरेज स्पीड, इसको दास बोलेंगे। और अगर इसके अंदर हाफ टाइम और नेक्स्ट हाफ टाइम टाइम का डिस्कशन अगर आ रहा तो हम उसको बोलेंगे टाइम एवरेज स्पीड। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों कॉन्सेप्ट्स को। अगर डिस्टेंस एवरेज स्पीड आ रहा तो हम उसको हार्मोनिक मीन यूज करेंगे, और अगर टाइम एवरेज स्पीड आ तो हम उसको अर्थमेटिक मीन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये हो गया, और जो भी वैल्यूज हमको दिया 60 और 40 एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे 2 into 60 into 40 by 60 plus 40 अगर करेंगे तो हमको आएगा 8 किलोमीटर पर आवर। और जब कभी भी डिस्टेंस एवरेज स्पीड के बजाय टाइम एवरेज स्पीड दे दिया, यानी कि हाफ टाइम और हाफ टाइम, इसको यहां पर एवरेज स्पीड मालूम करेंगे अर्थमेटिक मीन यूज करेंगे, यानी जनरल मीन 60 plus 40 by 2, इसका आंसर होगा 50 किलोमीटर पर आवर। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम टाइम एवरेज स्पीड बोलेंगे, ठीक है। नीट और जेई वालों, अब यहां पर देख लो what is the ratio of the distance covered by a body in the 5th second and in 5 seconds? What does it mean? यहां पर क्या कहना चाह रहा 5th second and 5 seconds, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन 5 सेकंड्स, मतलब ये हो गया सूटेबल फॉर्मूला। मगर स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब हम यहां क्या ले रहे हैं टाइम t सेकंड्स बोल के बोले। इसके बजाय अगर हम टाइम t इज इक्वल टू n सेकंड्स अगर ले तो sn इज इक्वल un प्लस हाफ an स्क्वायर बोल के लेंगे। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और डिस्टेंस ट्रैवल इन द nth सेकंड का फॉर्मूला ये हो गया, और इनिशियली बॉडी रेस्ट में है, तो इसका मतलब Sn इज इक्वल ये फॉर्मूला बच गया हमारे पास। और यहां पर सबसे पहले 5th सेकंड, उसके बाद 5 सेकंड्स, मतलब क्या है यहां पर डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकंड्स बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन, देखो ये nth सेकंड है और ये n सेकंड्स है, इतना सा डिफरेंस है बस। तो यहां पर क्या बच गया हाफ ये 2n-1, हाफ ये n स्क्वायर, हाफ ये कैंसिल हो जाएगा अगर डिवाइड करेंगे, तो बचेगा क्या सबसे पहले 5th सेकंड मतलब 2n-1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला तैयार हो गया। सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा 5th सेकंड एंड 5 सेकंड्स, इसका मतलब 2 into 5 minus 1 divided by 5 square, which is nothing but 9/25 आपका आंसर तैयार है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका आंसर। थैंक यू वेरी मच। नीट और जेई वालों, एक बस जो है ना 10 मीटर्स पर सेकंड से जा रही है, वेलोसिटी ऑफ बस इज 10 मीटर्स पर सेकंड। एक स्कूटरिस्ट है जो कि 1 किलोमीटर पीछे से स्टार्ट हुआ, ऑलरेडी बस जो है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी, ओके। तो एक स्कूटरिस्ट जो है 0 वेलोसिटी से स्टार्ट होकर उसको ओवरटेक करने के लिए तकरीबन 100 सेकंड्स लगे इसको, okay, then what should be the speed of the scooterist बोल के पूछा। यहां पर हम लोगों को मालूम है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम। यहां पर दोनों का वेलोसिटी है एक ही डायरेक्शन के है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है, तो हम क्या करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी टू टाइम, यानी कि डिफरेंस इन द वेलोसिटीज इनटू टाइम हियर, ओके। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां से यहां तक 1000, ओके, और ये टाइम को नीचे ले लेंगे, टाइम कितना है 100 सेकंड्स, ओके। 100 सेकंड्स दे दिया ना टाइम, यानी कि 100। अभी बचा क्या वेलोसिटी ऑफ ए स्कूटरिस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ए बस, ऑलरेडी हमको मालूम है 10, ये t तो नीचे आ गया, ओके। देन आफ्टर दैट हाउ मच इट बिकम, तो वेलोसिटी ऑफ ए स्कूटरिस्ट इज ऑलरेडी 10 है, ये 10 को पीछे ले लो, 10 + 10 व्हिच इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकंड हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ ए स्कूटरिस्ट, ओके। टू फाइंड आउट द वेलोसिटी इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर वेलोसिटी अगर मालूम करना है तो वेलोसिटी इज गोइंग टू बी द स्लोप हियर, and slope is going to be tan theta which is nothing but opposite side is displacement and adjacent side is time here, okay। तो slope जाके आपको displacement time velocity मिलेगा अगर slope मालूम करेंगे। तो यहां पर अगर velocity of the first arrow and the second arrow, that means these two are the different velocities and you want to find out the velocity of v1 by v2, then हमको करना क्या है tan theta 1 by tan theta 2 मालूम करना है। So it's going to be tan 30 divided by tan 60 which is 1 by √3 divided by √3 which is nothing but 1 by 3. So therefore v1 by v2 is nothing but क्या होगा यहाँ पर, it's going to be 1:3, that's it. The fourth option is going to be your correct answer. Thank you very much. My dear NEET and JEE वालों, जब कभी भी एक बुलेट एक प्लैंक से गुजरता है तो उसके अंदर जो वेलोसिटी की कमी होती है, इट इज फॉर एग्जांपल 1/nth of the velocity it loses, okay। then how many planks are required so that the bullet after crossing so many planks its velocity becomes 0? So how many planks are required to make its velocity 0? So that
a simple technique, a simple trick is you have to use this formula. And similarly here, for example, 1 by nth. In this question, in the place of 1 by nth, it is given 1 by 20th. That means n equal to 20. And your formula is ready. So 20 square by 2 into 20 minus 1, which is nothing but 400 divided by 40 minus 1, this is 39. Okay, it's going to be 10.3. That means 10.3 means it is 11th plank also required to stop the bullet. That's it. So how many planks are required means 11 planks are required to completely stop the bullet and make its velocity with 0. इस प्रॉब्लम को देखते ही हम गलत समझकर मिस्टेक करके आते हैं. मैंने भी ऐसी किया, मगर ये बहुत परेशान, यानी कि डिफरेंट स्टाइल में पूछा गया इसको. देखो आप लोग, तो यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट इधर लिया, टाइम इधर लिया, और कौन सा एंगल दिया, देखो ये एंगल दिया. हालांकि हमको कौन सा एंगल लेना है, द एंगल विच इज एडजेसेंट टू टाइम, इसको लेना है हमको. दैट मींस इट इज गोइंग टू बी 60 डिग्रीज. तो क्या हो गया यहां पर, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया और टाइम ये हो गया. और हमारा जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ ए ग्राफ विच इज नथिंग बट tan थीटा. तो कौन सा स्लोप लेना है हमको, ये वाला स्लोप लेना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो वेलोसिटी इज नथिंग बट स्लोप, स्लोप इज नथिंग बट tan 60 लेना है हमको, tan 39. Okay, so tan 60 is nothing but √3 is going to be our answer. That's it. Okay, thank you.